ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा आप लोग। हमारा चरित्र हमारे उन कार्यों से पहचाना जाता है जो हम यह सोचकर करते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा है। ये किसने कहा है? एच जैक्सन ने कहा है। सौर ऊर्जा और पर्यावरण की फिक्र। और आजकल आप देख रहे हैं कि पर्यावरण को लेकर भी खूब बातें भी हो रही हैं, सौर ऊर्जा को लेकर भी खूब बातें की जा रही हैं। तो पश्चिमी राजस्थान में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बड़ी संख्या में राज्य वृक्ष खेजड़ी को काटे जाने और गांवों की चारागाह भूमि के अधिग्रहण का व्यापक स्तर पर विरोध होना कोई सामान्य घटना नहीं है। स्थानीय लोगों की ओर से इन दरख्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पारंपरिक चारागाहों के संरक्षण की मांग ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया। जिस सौर ऊर्जा को पर्यावरण हितैषी माना जाता है, क्या उसी के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना उचित है? वैसे देखा जाए तो भारत पिछले एक दशक में जिस तेज गति से सौर ऊर्जा की ओर अग्रसर हुआ है, और न केवल तकनीकी प्रगति का प्रमाण है बल्कि वैश्विक जलवायु संकट के प्रति देश की रणनीतिक समझ का भी संकेत देता है। वर्ष 2014 में जहां भारत की कुल स्थापित और सौर क्षमता मात्र 3 गीगावाट के आसपास थी, वहीं आज यह 135 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। यह वृद्धि केवल संख्यात्मक नहीं है, यह उस राजनीतिक इच्छा शक्ति, नीति समर्थन, पूंजीगत निवेश का परिणाम है और जिसने सौर ऊर्जा को भारत की ऊर्जा नीति के केंद्र में ला खड़ा किया है। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को घटाना तथा ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना, ये सभी लक्ष्य सौर ऊर्जा के विस्तार से जुड़े हैं। सौर ऊर्जा की मूल अवधारणा अत्यंत सरल और नैतिक रूप से आकर्षक है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा ना तो प्रदूषण फैलाती है, ना ही सीमित संसाधनों पर किसी तरह का दबाव डालती है। कोयला, तेल और गैस आधारित विद्युत उत्पादन के लिए विपरीत, सौर ऊर्जा उत्पादन के दौरान ना तो धुआं निकलता है, ना राख बनती है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे घातक गैसों का उत्सर्जन होता है। यही कारण है कि सौर ऊर्जा को स्वच्छ, हरित और नवीकरणीय कहा जाता गया है, और यह इसी आधार पर इसे वैश्विक जलवायु समाधान का प्रमुख साधन माना गया है। मगर नीति निर्माण में कोई भी समाधान तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक कि उसके सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों का सम्यक आकलन ना किया जाए। भारत में सौर ऊर्जा के उत्पादन में तेजी के साथ साथ अब एक गंभीर प्रश्न भी उभर कर सामने आ रहा है कि क्या सौर ऊर्जा का मौजूदा विकास मॉडल वास्तव में पर्यावरणीय दृष्टि से उतना ही लाभकारी है जितना कि उसे माना जा रहा है, विशेषकर तब जब सौर परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण और हरे भरे पेड़ों को काटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। राजस्थान इस मामले में एक उदाहरण है। देश का यह राज्य सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं से परिपूर्ण है। वर्ष में 300 से अधिक धूप वाले दिन, विशाल भूभाग और अपेक्षाकृत कम जनसंख्या घनत्व, यही कारण है कि राजस्थान आज भारत के अग्रणी सौर ऊर्जा उत्पादक राज्यों में शामिल है। मगर यही प्रदेश पिछले कुछ अरसे में बहुमूल्य वृक्षों की कटाई को लेकर सामाजिक और पर्यावरणीय असंतोष का केंद्र भी बन गया है। यहाँ सौर परियोजनाओं के लिए जिन क्षेत्रों का चयन किया जा रहा है, वे केवल खाली भूमि नहीं है, वे जीवित परिस्थिति तंत्र हैं जिनमें वृक्ष, पशु पक्षी और स्थानीय समुदाय का जीवन गहराई से जुड़ा हुआ है। और आप देखिए, नीतिगत स्तर पर अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि सौर संयंत्रों के लिए बंजर भूमि का उपयोग किया जा रहा है, मगर अब पर्यावरण विज्ञान बताता है कि बंजर दिखाई देने वाली भूमि भी परिस्थिति की दृष्टि से निष्क्रिय नहीं होती है। विशेषकर शुष्क और अशुष्क क्षेत्रों में, जैसे राजस्थान में खेजड़ी जैसे वृक्ष पर्यावरण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वृक्ष न केवल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर वातावरण को संतुलित रखते हैं, बल्कि आप देखेंगे इसमें मिट्टी को बांधते हैं, जल संरक्षण में सहायता करते हैं और स्थानीय जलवायु को नियंत्रित भी करते हैं। क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। सामान्यतः 1 मेगावाट सौर ऊर्जा सौर संयंत्र के लिए
के लिए लगभग 4 से 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। यदि उस भूमि पर दर्जनों या सैकड़ों वृक्ष मौजूद हैं तो उनके कटने से कार्बन सोखने की जो क्षमता समाप्त होती है, उसकी भरपाई सौर पैनल द्वारा उत्पादित स्वच्छ ऊर्जा से तुरंत नहीं की जा सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो सौर ऊर्जा से जो कार्बन डाइऑक्साइड बचाया जाता है, उसका एक हिस्सा पेड़ों की कटाई के कारण खो भी जाता है। क्या खो भी जाता है? अगले कुछ दशकों में जब आज लगाए जा रहे सौर पैनल बड़ी मात्रा में अनुपयोगी होंगे, तब उनके निस्तारण से उत्पन्न ई कचरा और उससे जुड़े पर्यावरणीय जोखिम एक नई चुनौती बनकर सामने आएंगे। यदि इन सभी पहलुओं को जोड़कर देखा जाए तो स्पष्ट है कि सौर ऊर्जा का वर्तमान मूल्यांकन अधूरा है। यह लागत और उत्पादन पर केंद्रित है, पर शुद्ध पर्यावरणीय लाभ की गणना से दूर है। ऐसे में सौर ऊर्जा के मूल्यांकन को केवल लागत प्रति यूनिट या फिर स्थापित क्षमता के आधार पर नहीं देखा जा सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक सौर परियोजना का जीवन चक्र आधारित पर्यावरणीय आकलन किया जाए। इसमें यह देखा जाना चाहिए कि परियोजना के निर्माण, भूमि परिवर्तन, वृक्ष कटाई, संचालन और अंततः सौर पैनलों के निस्तारण तक कुल कितनी पर्यावरणीय लागत उत्पन्न होती है और उसके मुकाबले वास्तविक पर्यावरणीय लाभ कितना है। जब तक यह संतुलन स्पष्ट नहीं होगा, तब तक सौर ऊर्जा का दावा अधूरा रहेगा। वर्तमान व्यवस्था में सौर परियोजनाओं को तेजी से स्वीकृति देने की होड़ में पर्यावरणीय मूल्यांकन को औपचारिकता मात्र बना दिया गया और पेड़ों की कटाई के बदले प्रतिपूरक वृक्षारोपण की शर्तों को तो लगाई जाती हैं, मगर यह शायद ही कभी देखा जाता है कि लगाए गए पौधे जीवित रहते हैं या नहीं, और क्या वे उसी पारिस्थितिकी क्षेत्र में लगाए गए हैं जहां नुकसान हुआ है। एक परिपक्व वृक्ष एक नवरोपित पौधे के बीच के पर्यावरणीय अंतर को नीति में शायद ही कभी गंभीरता से लिया जाता है। इस संदर्भ में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या सौर ऊर्जा का वर्तमान विस्तार मॉडल वास्तव में जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक है, या वह अनजाने में एक नई पर्यावरणीय समस्या को जन्म दे रहा है। यदि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयास में हम कार्बन सोखने के प्राकृतिक तंत्र को ही नष्ट करना शुरू कर दें तो यह एक प्रकार की नीतिगत विरोधाभास होगा। स्वच्छ ऊर्जा का उद्देश्य केवल चिमनियों से निकलने वाले धुएं को रोकना नहीं, बल्कि पृथ्वी की प्राकृतिक संतुलन प्रणालियों को मजबूत करना भी है। मगर इस समस्या का समाधान सौर ऊर्जा को सीमित करना नहीं, बल्कि उसके विकास के तरीके को पुनः परिभाषित करने की जरूरत है। नीति निर्माताओं को यह स्वीकार करना होगा कि नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन अनिवार्य है। इमारतों की छतों, नहरों और परित्यक्त औद्योगिक भूमि पर सोलर पैनल लगाना तथा रेलवे और राजमार्ग गलियारा जैसे विकल्प भूमि और वृक्षों की कटाई पर दबाव कम कर सकते हैं। साथ ही एग्री वोल्टाइक जैसी प्रणालियां भूमि के द्वि उपयोग का मार्ग खोलती हैं, जहां कृषि और सौर ऊर्जा का उत्पादन साथ साथ हो सकता है। भारत की सौर नीति को अब एक नए चरण में प्रवेश करना होगा, जहां लक्ष्य केवल गीगावाट जोड़ना नहीं, बल्कि वास्तविक पर्यावरणीय लाभ सुनिश्चित करना हो। सौर ऊर्जा तभी नवीकरणीय कही जा सकेगी जब उसका विस्तार वृक्षों, भूमि और स्थानीय परिस्थितिकी के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए हो। अन्यथा स्वच्छ ऊर्जा का यह सपना अपनी ही जड़ों को काटता हुआ आगे बढ़ता है। क्या आगे बढ़ेगा? एक बार राजस्थान को आप देख लीजिए। ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें ये है राजस्थान। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्य में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। और भजनलाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री, हरिभाऊ किशन राव बागड़े यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बता सकते हैं। शोक का शिष्टाचार। सार्वजनिक शोक कई बार रणनीतिक माना जाता है, सहानुभूति या सांस्कृतिक निकटता का निमंत्रण। कुछ लोग शोक सामग्री की इस नई लहर को प्रदर्शनकारी शोक कहते हैं, क्योंकि ये लाइक की गिनती संभावित रूप से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने या कुछ मामलों में पैसे भी दिला सकती है। जब 26 जनवरी 2020 को अमेरिका के मशहूर बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबे ब्रायंट की मृत्यु हुई तो सोशल मीडिया मानो एक विशाल स्मारक बन गया, लेकिन शोक मनाने वालों की आलोचना हुई। कहा गया है कि आप एक ऐसे बास्केटबॉल खिलाड़ी के बारे में ऑनलाइन क्यों आंसू बहा रहे हैं जिसे आप निजी तौर पर जानते तक नहीं है। मगर जो लोग सचमुच दुख का इजहार करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए ऑनलाइन माहौल अक्सर भ्रामक बन जाता है और सच्चे दुख को कई बार संदेह, आलोचना या फिर इस धारणा से देखा जाता है कि यह सब दिखावा है। सोशल मीडिया तुलना
और प्रतिस्पर्धा को जन्म दे सकती है, जो ऑनलाइन शोक तक भी फैल सक जाती है। कौन ज़्यादा बेहतर शोक मना रहा है, किसने सबसे अच्छा श्रद्धांजलि संदेश लिखा, किसने सबसे अच्छी तस्वीर पोस्ट की, कौन सबसे ज़्यादा करीब था, ऑनलाइन शोक के सामाजिक पदानुक्रम को समझना थोड़ा मुश्किल है। बहुत जल्दी या बहुत बार पोस्ट करने से यह आभास हो सकता है कि कोई व्यक्ति मृतक के उतने करीब नहीं था जितना दूसरे सोचते थे। निजी तौर पर दोस्तों के बीच संवेदनशील बातचीत होती थी, जहां दुख वास्तविक लगता था। मगर ऑनलाइन की दुनिया में सब कुछ बदल गया है। सोशल मीडिया के मंचों पर शोक बनावटी महसूस होता है या वास्तविक दुख से ज्यादा धारणा प्रबंधन जैसा लगता है। पश्चिमी संस्कृति में खुले तौर पर दुख व्यक्त करना अक्सर नापसंद किया जाता है, लेकिन अन्य संस्कृतियों में दुख सामुदायिक होता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में सार्वजनिक रूप से शोक मनाना यह दर्शाता है कि व्यक्ति उस समुदाय का हिस्सा है। जैसे जैसे युवा पीढ़ी शयन कक्ष और निजी बातचीत से सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया पर दुख को स्थानांतरित कर रही है, मृत्यु या किसी बुरी घटना के बारे में बातचीत सार्वजनिक चौराहे पर लौट रही है। कुछ मायनों में अगर हम अपने दुख के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करते तो यह ऐसा है, क्या आपको परवाह भी थी। संचार की डिजिटल तकनीक तरीकों की अवैयक्तिक प्रकृति ने जताई जा रही सहानुभूति की गहराई और ईमानदारी को लेकर भी चिंताएं पैदा की है। भौतिक मौजूदगी की कमी और गलत संचार या संवाद की संभावना से व्यक्ति तब अलग थलग या बेसहारा महसूस कर सकता है जब उसे सबसे ज्यादा दया और समझ की जरूरत होती है। दुख और सहानुभूति जताने में सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसे अभी तक ज्यादा पारंपरिक तरीकों की पूरी तरह से जगह नहीं माना जाता है। पिछले एक दशक में सोशल मीडिया ने मृत्यु और शोक से जुड़ी पारंपरिक वर्जनाओं को चुनौती दी है और जिससे निजी अनुष्ठान सार्वजनिक सुलभ दुख की अभिव्यक्तियों में बदल गए हैं। हालांकि डिजिटल शोक निजी भावनाओं को सार्वजनिक रूप से साझा करने में से शोक मानदंडों पर खरा उतर रहा है और या नहीं, यह बहस का विषय बन चुका है। ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया ने शोक की प्रक्रिया का लोकतांत्रिकरण कर दिया है और जिससे कोई भी किसी खास व्यक्ति की मौत के बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक तरह का भाव विरेचन या विरोध है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सांस्कृतिक गिरावट का एक संकेत मानते हैं। मौत का जश्न मनाना, यहाँ तक कि एक अनैतिक जीवन जीने वाले व्यक्ति की मौत का भी मृतक और ऐसे उल्लास में भाग लेने वाले लोगों को अमानवीय बनाने का जोखिम लिए होते हैं। शोक संदेशों में तथ्यों को समान और सम्मान के संतुलित लहजे के साथ मिलाया जाता रहा है। यहाँ तक कि जब मृतक बहुत नेक नहीं था तब भी शोक संदेश लिखने वाले अक्सर इस कहावत का पालन करते थे कि मृतक के बारे में कुछ भी बुरा ना कहें, मृतक के बारे में अच्छा ही कहें। मौत खुद एक निश्चित विनम्रता की मांग करती है। ऐसे मृत लोग खासकर प्रसिद्ध या शक्तिशाली प्रतीक बन जाते हैं, शक्ति, असफलता, आशा या पाखंड के। और उनका निधन न केवल यह परिभाषित करने का अवसर बन जाता है कि वे कौन थे, बल्कि यह भी कि समाज उनकी याद में किस चीज को महत्व देना या बुरा कहना चुनता है। सोशल मीडिया ध्यान आकर्षित करने की प्रवृत्ति पर चलता है। शोक संदेश जीवन के योगदानों का लेखा जोखा रखने या कम से कम गरिमा के साथ उसके अंत को स्वीकार करने का होता है, हिसाब बराबर करने का जरिया नहीं। मृतकों के कार्यों की परवाह किए बिना गंभीरता और सम्मान की उम्मीद आज के शोर मचाते मीडिया वाले माहौल में बेतुकी है, जहां हर मौत सुर्खियों में आई चर्चा का एक अवसर है। हमें सुविधा और करुणा के बीच की पतली रेखा को समझना होगा। जब कोई जिसकी हम परवाह करते हैं किसी मुश्किल समय से गुजर रहा होता है, जैसे किसी परिजन को खोना, तो यह स्वाभाविक है कि हम अपने समर्थन संवेदनाएं देना चाहें। फिर भी मानवीय स्वभाव है कि हम ऐसी स्थितियों से दूर रहें जो मुश्किल या असहज लगती हैं, खासकर जब हमें यकीन ना हो कि क्या कहना है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। ये टिप्पणियाँ हैं, देखिए इसकी PDF एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। साझेदारी के आयाम। बदलते दौर में भू राजनीतिक उथल पुथल और अनिश्चितताओं के बीच भारत आर्थिक और रणनीतिक स्तर पर सहयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों के साथ साझेदारी को और व्यापक बनाने की राह पर आगे बढ़ रहा है। ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, अमेरिका के साथ व्यापार समझौतों के बाद भारत ने अब फ्रांस के साथ द्विपक्षीय संबंधों को विशेष
वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया और इसके तहत दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार और निवेश समेत कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों के बीच मंगलवार को मुंबई में हुई वार्ता के दौरान बनी सहमति के बाद 21 समझौतों को स्वीकृति दी गई और इस साझेदारी को वैश्विक स्थिरता और रणनीतिक दृष्टिकोण से कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इससे न केवल द्विपक्षीय व्यापार और आधुनिक प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान में संभावनाओं के नए द्वार खोलेंगे बल्कि रक्षा के मोर्चे पर भी भारत की स्थिति मजबूत होगी। पिछले दिनों भारत ने ब्रिटेन और ओमान के साथ व्यापार समझौते किए थे और उसके बाद न्यूजीलैंड और फिर यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया। हाल में भारत अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते का ऐलान किया गया और जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 50% शुल्क को घटाकर 18% कर दिया। इसमें दो राय नहीं है कि अमेरिका की ओर से भारत पर भारी भरकम शुल्क लगाए जाने के बाद देश का निर्यात कारोबार प्रभावित हुआ। निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। इस संकट से निपटने के लिए भारत ने अपने उत्पादों की वास्तविक दुनिया के विभिन्न देशों में वैकल्पिक बाजार तलाशने की हर संभव कोशिश की तथा व्यापार समझौतों की शकल में उसके सफल नतीजे भी सामने आए। अब फ्रांस के साथ विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी से भारत के व्यापार, उद्योग, प्रौद्योगिकी और रक्षा क्षेत्र में सशक्तिकरण की संभावनाओं को और बल मिलेगा। भारत और फ्रांस ने परस्पर निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष समझौता किया और जिससे दोनों देशों के नागरिकों और कंपनियों को अब दोहरा कर नहीं देना पड़ेगा। इससे द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आवागमन को नई गति मिलेगी। गौरतलब है कि फ्रांस की मदद से कर्नाटक के बेमागल में एयरबस H-125 हेलीकॉप्टरों के निर्माण के लिए कलपुर्जों को जोड़ने का कारखाना भी स्थापित किया गया और जहां अब काम शुरू हो गया है और जहां दुनिया के ऐसे शक्तिशाली हेलीकॉप्टर का निर्माण किया जाएगा जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम होगा। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और फ्रांस के बीच हैमर मिसाइलों के उत्पादन को लेकर भी अहम समझौता हुआ है। इसके तहत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और फ्रांसीसी रक्षा कंपनी सैफ्रॉन संयुक्त उद्यम स्थापित करेगी। यह सच है कि फ्रांस भारत के सबसे पुराने रणनीतिक साझेदारों में से एक है। अब दोनों देशों के बीच सहयोग का नया अध्याय शुरू हो रहा है। विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की पहल फ्रांस की विशेषज्ञता और भारत की विशाल क्षमता को एक साथ लाने का प्रयास है। इससे निश्चित तौर पर भारत की विनिर्माण एवं निर्माण क्षमताओं में इजाफा होगा। ये आप देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये चाइना, ये पाकिस्तान, रूस, यूक्रेन, ये फ्रांस आपको देखने को मिलेगा। पेरिस की इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। ये यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, और वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। खुदगर्जी का खेल, राजनीति से लेकर सरकारी तंत्र तक हर जगह भाई भतीजावाद की प्रवृत्ति अक्सर देखने को मिलती है और इससे न केवल योग्य प्रतिभाएं हाशिए पर चली जाती हैं बल्कि पात्र नागरिकों के अधिकारों का हनन भी होता है। साथ ही इससे सामाजिक और संस्थागत विकास का न्यायिक पक्ष भी कमजोर होता है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। हरियाणा सरकार की एक आवासीय समिति में इसी तरह का मामला सामने आया जहां मानदंडों को दरकिनार कर पात्र व्यक्तियों की बजाय शासी निकाय के एक सदस्य और उसके अधीनस्थ को आवास आवंटित कर दिए गए। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को इस मामले में आवास का आवंटन रद्द करते हुए कहा कि यह निर्णय पक्षपातपूर्ण आवासीय समिति के खुद के पात्रता मानदंडों का उल्लंघन करता है। साथ ही कहा कि इस तरह का भाई भतीजावाद और खुदगर्जी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अभिशाप की तरह है। गौरतलब है कि सरकारी आवासीय समितियों में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं और कई मामले तो ऐसे हैं कि जो उजागर ही नहीं हो पाते हैं क्योंकि दूसरा पक्ष कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होता है। ऐसे में इन समितियों में अपने करीबियों को नियमों के विपरीत लाभ पहुंचाने का खेल चलता रहता है। यही वजह है कि सर्वोच्च न्यायालय को भी यह कहना पड़ा कि भाई भतीजावाद और स्वार्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतिकूल है, विशेषकर तब जब यह ऐसे समाज के भीतर हो और जिससे सरकारी सेवा के सदस्य शामिल हों और आप देखते हैं जो पारदर्शी आवंटन प्रक्रिया के माध्यम से आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा करता हो। निस्संदेह आवासीय समितियों में भ्रष्टाचार पक्षपात गंभीर समस्या है। इन समितियों के लेखा परीक्षण में लापरवाही, चुनाव कराने में देरी, दस्तावेजों में हेराफेरी किसी से छिपी नहीं है। अफसोसजनक है कि आवासीय समितियों से संबंधित सरकारी अधिकारी भी कई बार इस तरह की हेराफेरी को नजरअंदाज कर देते हैं। शीर्ष अदालत का यह फैसला और टिप्पणी उन सभी आवासीय समितियों के लिए चेतावनी है जहां आवास आवंटन प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया जाता है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं।
धन्यवाद।